टाटा की सियरा लॉन्च हो चुकी है और आपने इसके खूब सारे वॉक अराउंड वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे। इसीलिए आज हम इस वीडियो के अंदर मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दा ये कि क्या टाटा ने Hyundai क्रेटा का तोड़ निकाल लिया है। देखो, जब भी कोई मिड साइज एसयूवी लॉन्च होती है ना, तो ब्रांड्स की कोशिश ये होती है कि वो क्रेटा की मार्केट छीन सके। और ऐसा इसलिए क्योंकि हर महीने क्रेटा की 18 से 19 हजार यूनिट्स बिक जाती हैं। वही कॉम्पिटिशन में जो बाकी गाड़ियां आती हैं उनकी 7-8 हजार यूनिट्स भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती हैं, वो भी सेकंड थर्ड पोजीशन वाली गाड़ियों की। और इसीलिए टाटा ने अपना तुरुप का इक्का निकाल लिया है, यानी कि सियरा। और सियरा के साथ उनकी कोशिश है क्रेटा की मार्केट को काफी हद तक कैप्चर करने की। और ये बात उनके इंजन ऑप्शन से, गाड़ी की डायमेंशन से, इंटीरियर से, ऑलमोस्ट हर चीज से समझ में आती है, क्योंकि कोशिश यही करी गई है कि ये गाड़ी हर तरीके से क्रेटा के ऊपर बैठे। इस वीडियो के अंदर हम कोई वॉक अराउंड नहीं करेंगे, बल्कि बाय टर्बो स्टाइल में डिकोड करेंगे इसके प्लेटफॉर्म को, इंजन को, एक्सटीरियर डिजाइन की फिलॉसफी को, इसके इंटीरियर से गुड्स एंड बैड्स को, और समझेंगे कि क्या जो इसका बेस वेरिएंट 11.5 लाख में लॉन्च किया गया है वो अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। क्योंकि ये जो 11.5 लाख का प्राइस है ना, ये इंट्रोडक्टरी है, यानी कि ये बढ़ेगा आगे चल के, और ये क्रेटा से ऑलरेडी ज्यादा है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। आप में से 28-29% लोगों ने ही सब्सक्राइब कर रखा है। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। प्लेटफॉर्म यानी कि वो ढांचा जो गाड़ी के साइज, स्ट्रेंथ, पावर ट्रेन ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इवन फीचर्स को डिफाइन करने में मदद करता है। टाटा ने अपनी सियरा के लिए एक बिल्कुल ही नया प्लेटफॉर्म यूज किया है इस बार, जिसे वो आर्गोस बुला रहे हैं। टाटा ने बताया कि ये प्लेटफॉर्म ऑल व्हील ड्राइव रेडी है। इंटीरियर जो स्पेस है वो काफी ज्यादा मैक्सिमाइज हुआ है। मल्टीपल बॉडी स्टाइल में ये बनाया जा सकता है और मल्टीपल एनर्जीज को सपोर्ट करता है, यानी कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इवन हाइब्रिड। बाकी चीजों पर मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन 2 वर्ड सुन के मेरे कान खड़े हो गए, और वो हैं हाइब्रिड और ऑल व्हील ड्राइव। तो क्या ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव के साथ भी आ रही है? कई लोगों ने सवाल भी पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में। देखो, टाटा ने बेशक इसके जो प्लेटफॉर्म है उसको कैपेबल बनाया है कि ये ऑल व्हील ड्राइव को भी सपोर्ट कर सके, और उन्होंने कुछ हिंट भी दिए थे लॉन्च इवेंट के अंदर। लेकिन फिलहाल ऑल व्हील ड्राइव नहीं आ रहा है, और कब आएगा उसके बारे में बताया भी नहीं गया है। लेकिन अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो यहाँ पर मैं अनश्योर हूं कि वो हाइब्रिड की पावर ट्रेन लेकर भी आएंगे कि नहीं। डेफिनेटली इनका ये जो प्लेटफॉर्म है हाइब्रिड को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हाइब्रिड सिस्टम्स को बनाना बहुत ज्यादा महंगा है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसके अंदर। और अभी तक हम ये नहीं जानते हैं कि टाटा ने हाइब्रिड्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करा भी है या नहीं, क्योंकि जो उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर पूरी की पूरी फिलॉसफी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत ज्यादा बुलिश है। अच्छा, इन 2 पॉइंट्स के अलावा अगर हम सियरा के प्लेटफॉर्म को ध्यान से समझे तो ये अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को पीछे करती हुई दिखाई देती है, स्पेशली डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो। जैसे सबसे पहले हम सियरा की डायमेंशन को कंपेयर करते हैं बाकी गाड़ियों से। इस गाड़ी के अंदर आपको 4340 mm की लेंथ मिलती है, 1841 mm की विड्थ मिलती है, 1715 mm की हाइट मिलती है और 2730 mm का व्हील बेस मिलता है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफी ज्यादा है एट 205 mm। अब इस गाड़ी की जो लेंथ है वो ज्यादातर गाड़ियों के आसपास ही दिखाई देती है, किसी से थोड़ी सी ज्यादा है तो किसी से थोड़ी सी कम है, और जो डिफरेंस है वो भी बहुत थोड़ा सा ही है, ज्यादा कम का 20 से 30 mm का ही है। लेकिन इस गाड़ी की जो विड्थ है वो 1841 mm की है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है और काफी बड़े मार्जिन से ज्यादा है कुछ गाड़ियों के मुकाबले तो। और इसीलिए इस गाड़ी की पिछली सीट पर 3 नॉर्मल साइज्ड अडल्ट भी आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, इतने लंबे चौड़े लोग नहीं। वैसे ही इस गाड़ी की जो हाइट है वो 1715 mm की है, जो कि अगेन अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, और डिफरेंस भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ज्यादातर गाड़ियों से इसका जो डिफरेंस है हाइट का वो 4 से 5 इंच ज्यादा है, यानी कि लगभग इतना। और यही जो विड्थ और हाइट में डिफरेंस है ना, इसी वजह से कई लोगों को ये गाड़ी अपने सेगमेंट से ऊपर के सेगमेंट की लग रही है। इसके बाद अगर हम बात करें व्हील बेस की, तो वो भी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, और जो फर्क है वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है। इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो लगभग 6 इंच बड़ा है कई गाड़ियों से, जिसकी वजह से जो गाड़ी का रेयर लेग रूम है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा लेग रूम मुझे मिल रहा है। मेरी हाइट 5 फीट 11 इंचेस की है, और जो आगे वाली सीट है वो भी 6 फीट के इंसान के हिसाब से सेट है, फिर भी मुझे इतना ज्यादा लेग रूम मिल रहा है। और जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है इसकी सीट का, क्योंकि शायद से वो सीट भी काफी ज्यादा लंबी बना पाए हैं व्हील बेस बड़ा होने की वजह से। गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो भी अपने कंपटीशन में सबसे ज्यादा है। इस गाड़ी के अंदर 622 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, और जो कंपटीशन की बाकी गाड़ियां हैं ये उनसे लगभग 200 लीटर तक ज्यादा है। एंड इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो 205 mm की है, जो कि कंपटीशन में सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नंबर है ये भी। अच्छा, आप लोगों ने क्या एक चीज नोटिस करी? ज्यादातर मामलों में तो ये गाड़ी अपने कंपटीशन से आ गई है, लेंथ और क्या नाम है ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें थोड़ी पीछे दिखाई देती है कुछ गाड़ियों से, लेकिन एक गाड़ी है जिससे हर मामले में आगे है, और वो है क्रेटा। सारे के सारे आप नंबर्स देखो, क्रेटा से ज्यादा ही दिखाई देंगे आपको। टाटा ने इस गाड़ी की वाटर वेटिंग कैपेसिटी भी बताई है, जो कि 450 mm की है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि 500 mm की तो स्कॉर्पियो एन की है, जो कि एक फुल फ्लेजेड एसयूवी है। एक रोड गोइंग एसयूवी के लिए आपको कोई भी ब्रांड ऑफिशियली वाटर वेटिंग कैपेसिटी नहीं बताता है, और ना ही अप्रोच या फिर डिपार्चर एंगल बताता है, जैसे कि इन्होंने बताया है। मेरा मानना यह है कि सभी ब्रांड्स को टाटा की तरह ये काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के रोड्स बड़े ट्रिकी हैं, और ऑलमोस्ट हर एक शहर के अंदर कोई ना कोई स्पॉट ऐसा होता है जहां पर पानी बहुत ही ज्यादा भरता है। गुड़गांव तो पूरा का पूरा डूब जाता है। अब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके प्लेटफॉर्म के बारे में हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में बातें कर ली हैं। अब इसीलिए इसके इंजन के बारे में बात
करते हैं। टाटा सियारा 3 इंजन ऑप्शन के साथ आएगी, 1.5 लीटर डीजल, 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर GDI पेट्रोल। तीनों के तीनों 4 सिलेंडर इंजन हैं। अब ये जो इनका 1.5 लीटर डीजल है ये ऑलरेडी नेक्सॉन के अंदर आता है और इस गाड़ी में भी सेम एग्जैक्ट पावर फिगर के साथ आने वाला है। लेकिन इनका जो 1.5 लीटर NA इंजन है और जो इनका 1.5 लीटर टर्बो इंजन है ये टाटा पहली बार लेकर आए हैं। स्पेसिफिकेशन और नंबर्स के हिसाब से बात करूं तो जो इनका GDI इंजन है वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि जो VW का 1.5 TSI इंजन है वो 148 bhp की पावर बनाता है, Hyundai का 158 bhp की बनाता है और इसका भी ऑलमोस्ट 158 ही बनाता है। और देखा जाए तो Hyundai के अलावा इतनी पावर कोई बना नहीं रहा है इस सेगमेंट के अंदर। लेकिन क्या ये Hyundai या फिर VW का इंजन इतना पावरफुल फील होगा या फिर नहीं, ये मैं आपको ड्राइव के टाइम पर बताऊंगा, ये अभी वैसे भी नहीं बता सकता। बाकी ये जो टर्बो इंजन है ये आपको सिर्फ टॉप के 3 वेरिएंट्स के अंदर ही देखने को मिलेगा और जो वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकते हैं वो नीचे के वेरिएंट्स होते हैं। यानी कि इस गाड़ी का टर्बो इंजन इसकी सक्सेस को डिफाइन नहीं करेगा, वो करेगा इसका NA इंजन, क्योंकि ये 3 स्क्रीन्स, ADAS लेवल 2 प्लस ये फुल पैरानोमिक सनरूफ ये नीचे के वेरिएंट्स में नहीं मिलते हैं और इसीलिए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का सॉलिड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी बेसिस पर अपनी गाड़ी को चूज करते हैं जब वो नीचे के वेरिएंट्स देख रहे होते हैं। और अगर हम सिर्फ नंबर्स के हिसाब से बात करें तो जो इनका 1.5 लीटर NA इंजन है वो बाकी गाड़ियों से कंपेयर तो करता है लेकिन सेगमेंट लीडर नहीं है किसी भी तरीके से। इस कार में 105 bhp की पावर मिलती है, वहीं जिस गाड़ी को बीट करने की टाटा कोशिश कर रही है यानी कि क्रेटा, उसके NA इंजन के अंदर 113 bhp की पावर मिलती है और जो एलिवेट है उसके अंदर 119 bhp की। इसका NA इंजन मारुति के 1.5 लीटर इंजन से सिर्फ 3 bhp ज्यादा बनाता है और जो ग्रैंड विटारा में 1.5 मिलता है वो मुझे बिल्कुल भी एक्साइटिंग फील नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन गाड़ियों का जो पीक टॉर्क है वो 4000 RPM पे मिलता है, वहीं सियारा का सिर्फ 2100 RPM पे। तो टेक्निकली ये ज्यादा पंची फील होनी चाहिए लोअर RPMs पर और हिल्स वगैरह पर। और ऐसा टाटा इसलिए कर पाई है क्योंकि उन्होंने इस गाड़ी का जो कंप्रेशन रेशियो है वो कंपटीशन से काफी ज्यादा रखा है। आप यहाँ पर वीडियो रोक कर देख सकते हो कि कंपटीशन में जितने भी 4-5 NA इंजन हैं उनसे इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है। लेकिन अगेन कैसा फील होगा वो मैं आपको ड्राइव पर ही बता पाऊंगा। इंजन्स के अलावा टाटा ने नया टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी इंट्रोड्यूस करा है जो कि उन्होंने टोयोटा की एसेंस से लिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारे इंजन ऑप्शन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे। हाँ, सबके अंदर टॉर्क कन्वर्टर नहीं होगा, कुछ के अंदर DCA भी होगा। तो इंजन एंड पावर ट्रेन के मामले में सियारा सॉलिड ग्राउंड पर दिखाई देती है, लेकिन Hyundai से बेटर फील होगी या फिर नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो NA इंजन है उसकी पावर कम है। तो ड्राइव के दिन आपको बताता हूँ कैसी लगती है। इंजन एंड पावर ट्रेन के बाद इसके डिजाइन को लेकर भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जानता हूँ इसका डिजाइन आप ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन मेरे यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट ओपिनियंस हैं, उनको जरूर सुन लो। इस गाड़ी को लेकर एक सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये गाड़ी पुरानी सियारा का एक ट्रू रिवाइवल है। तो देखो यार, इस बारे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैसे टाटा ने इसके रेयर ग्लास एरिया को ऐसे डिजाइन किया है कि ये पुरानी सियारा से इंस्पायर्ड दिखाई देता है। इवन दो इसमें हमें वो रैप अराउंड ग्लास देखने को नहीं मिलता है दूसरी गाड़ियों की तरह, बल्कि रेयर ग्लास के ऊपर हर दूसरी कार की तरह मेटल का स्ट्रेस मेंबर ही दिया गया है टू मीट द सेफ्टी नॉर्म्स। और पीछे का ग्लास भी कोई सिंगल ग्लास नहीं है, बल्कि सी पिलर बूट के ग्लास को और रेयर पैसेंजर की विंडो को 2 पार्ट्स में बांट देता है। लेकिन एक बार देखने में समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से मेटल के ऊपर ब्लैक पेंट का और ग्लास के एजिस पर ब्लैक रैप का इस्तेमाल किया गया है वो इस पूरे रेयर वाले एरिया को एक सिंगल और सेपरेट एलिमेंट की फील देता है। तो डेफिनेटली ये रेयर ग्लास एरिया इस कार को एक ग्रोन अप सियरा वाले डिजाइन की फील देता है। लेकिन बाकी गाड़ी को लेकर मेरे जो ओपिनियन है वो बहुत ज्यादा अलग है। मुझे ये गाड़ी बहुत हद तक रेंज रोवर से इंस्पायर्ड दिखाई देती है, पुरानी सियरा से नहीं। पुरानी सियारा एक बुच लुक वाली बॉडी ऑन फ्रेम SUV थी। ये गाड़ी भी टॉल है, लेकिन इसके लुक्स मुझे उतने ज्यादा मस्कुलिन दिखाई नहीं देते हैं। ये मोर ऑफ स्लीक लुकिंग एंड सोफिस्टिकेटेड डिजाइन को कैरी करती है, जैसा कि हमें रेंज रोवर्स में देखने को मिलता है। डिफेंडर नहीं, रेंज रोवर। हाँ, कई सारे लोग इसे डिफेंडर से इंस्पायर्ड बता रहे हैं, लेकिन ये मुझे डिफेंडर से नहीं रेंज रोवर से इंस्पायर्ड दिखाई देती है। क्योंकि चाहे ये हुड की ओपनिंग वाली लाइन्स हो जो कि रेंज रोवर से इंस्पायर्ड दिखाई देती है, चाहे ये फ्लश डोर हैंडल्स हो, या फिर चाहे ये पूरा का पूरा डिजाइन हो जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है, जैसे कि रेंज रोवर में हमारे को दिखाई देता है। और इस गाड़ी की जो टेल लाइट्स है ना, वो भी बहुत ज्यादा स्लीक रखी गई हैं, जैसा कि हमें रेंज रोवर फैमिली की कार्स के अंदर देखने को मिलती हैं। टाटा ने इस गाड़ी के अंदर काफी बड़े 19 इंच के व्हील्स भी दिए हैं, जिस वजह से इस गाड़ी के जो साइड प्रोपोर्शंस हैं वो बहुत ज्यादा बैलेंस दिखाई देते हैं, वैसे ही जैसे कि हमारे को यूरोप के अंदर बिकने वाली गाड़ियों के दिखाई देते हैं। टाटा ने इस गाड़ी के डिजाइन के साथ ये कोशिश करी है कि इस गाड़ी का डिजाइन मॉडर्न, स्लीक और अनक्लटर्ड दिखाई दे। और यही जो अनक्लटर्ड डिजाइन है ना, इसको गाड़ी के फ्रंट में और रेयर में भी कैरी करा है इस गाड़ी की DRLs के साथ। अगर आप इस गाड़ी को ध्यान से देखोगे ना आगे से, तो आपका जो इसका पूरा का पूरा DRL का मॉड्यूल है जिसमें इंडिकेटर भी इंक्लूडेड है, वो पूरा का पूरा एक ही दिखाई देगा, लेफ्ट टू राइट, इसमें कोई भी कट नहीं है। और ऐसे ही अगर आप इसकी रेयर टेल लाइट को देखोगे ना, तो वो भी सिंगल LED बार है जो कि लेफ्ट टू राइट चलती है और इसी के अंदर इंडिकेटर्स इंक्लूडेड है। और ये जो चीज है ना, ये मैंने अभी तक पर्सनली किसी भी गाड़ी के अंदर देखी नहीं है जो इंडिया के अंदर बिक रही है। और टाटा वाले ने शायद से ऐसा इसलिए करा होगा कि अगर वो ट्रेडिशनली 3 पीसीस के अंदर इनको बनाते, जैसे वो खुद भी करते हैं और बाकी ब्रांड्स भी करते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट की लाइट्स अलग और बीच की बार अलग,
तो वो इस गाड़ी को इतना प्रीमियम और इतना अनक्लटर्ड डिजाइन नहीं दे पाते। लेकिन इस सिंगल पीस DRL और टेल लाइट का मुझे एक डाउन साइड भी दिखाई दे रहा है, वो ये कि अगर इस लाइट में कुछ भी खराब होता है, एक तरफ की लाइट खराब हो जाती है या फिर एक सिंगल LED भी खराब हो जाती है ना, तो आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल चेंज करना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एक ही पीस है। तो अगर कुछ भी थोड़ा सा भी माल फंक्शन होता है तो पूरा का पूरा मॉड्यूल चेंज होगा और आपकी जेब पर ये भारी पड़ सकता है। बाकी अगर ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और डेफिनेटली अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। अब इंटीरियर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और यहाँ पर मैं बस अपने हिसाब से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करने वाला हूँ। देखो, इंटीरियर में जो सबसे बड़ा हाईलाइट मुझे लग रहा है वो इसका स्पेस है और मैं स्पेस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आराम से आप 3 लोग भी बैठ सकते हो अगर नॉर्मल साइज़ के हो, और लेग रूम वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा इसका सीट का कंफर्ट है। पिछली वाली सीट में जो अंडर थाई सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लंबी है क्योंकि सीट, और जो कंफर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो अगली सीट है ना, उसका कंफर्ट बिल्कुल ही अनमैच्ड है। एक तो सीट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो लंबे चौड़े लोग भी आराम से बैठ पाते हैं, ऊपर से एक्सटेंडेबल अंडर थाई सपोर्ट भी मिलता है जो कोई भी नहीं दे रहा है इस सेगमेंट के अंदर, और जो सीट की कुशनिंग है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आराम से बोल सकता हूँ कि अगर आप 25 लाख रुपए तक की भी कोई गाड़ी देख रहे हो ना, तो सियारा से बेटर सीट्स आपको नहीं मिलेगी उनके अंदर, या उनके बराबर मिलेगी, उससे तो कम नहीं है। अच्छा, ये जो इसका कंफर्ट है ना, इसका आर्मरेस्ट इसको और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि इसके अंदर टाटा ने फ्लोटिंग स्टाइल सेंटर कंसोल दिया है जो कि काफी ज्यादा रेज्ड है। वरना बाकी गाड़ियों के अंदर आपको इतनी हाइट पर सिर्फ आर्म रेस्ट ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटर कंसोल ही इतनी हाइट पर है। और इससे होता यह है कि आप अपने हाथ को रेस्टिंग पोजीशन पे रखते हुए भी गियर चेंज कर सकते हो, आपको हाथ को हिलाना भी नहीं पड़ेगा, और इससे कंफर्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ये ऑलमोस्ट वैसे ही फील होता है जैसे कि इनोवा के अंदर चेयर इंटीग्रेटेड आर्म रेस्ट होता है ना, या फिर टाटा सफारी के अंदर होता है, जिनमें बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलता है आपकी आर्म्स को, वैसा ही। टाटा ने इसमें एक्सटेंडेबल सनवाइजर देकर भी बहुत ज्यादा समझदारी करी है और ये दोनों ही तरफ से एक्सटेंड होता है। ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा काम की चीज है। तीसरी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है वो इनकी 3 स्क्रीन की क्वालिटी है। इन स्क्रीन का जो टच है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है काफी ज्यादा, और जो इनका ओवरऑल UI है ना वो देखने में बहुत ज्यादा मॉडर्न फील देता है और ईजी टू यूज भी है, जैसे कि टाटा की ज्यादातर कार्स में होता ही है। लेकिन ये जो इन्होंने 3rd स्क्रीन दी है ना, ये सिर्फ पैसेंजर के एंटरटेनमेंट के लिए है, इसमें गेम वगैरह भी खेल सकते हैं पैसेंजर। लेकिन पर्सनली अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि कार्स के अंदर 3 स्क्रीन होनी चाहिए। माना कि इट विल हेल्प यू फाइट बोर्डम इन लॉन्ग जर्नीज, पर हमारा जो फोन्स का स्क्रीन टाइम जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, ड्राइविंग और राइडिंग ही 2 ऐसी चीजें हैं जहां पर हम चाह कर भी फोन नहीं निकाल सकते और हमें निकालने का मन भी नहीं करता है, और इसीलिए हम अपनी सराउंडिंग्स में घुले मिले होते हैं, रास्ते देख रहे होते हैं, और उससे ना जो हमारे स्ट्रेस लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। और अगर आप भी मेरी तरीके से सोचते हो और इससे सहमत हो तो आप टॉप वेरिएंट की जगह इसके सेकंड टॉप वेरिएंट को लो, जिसके अंदर 2 ही स्क्रीन मिलती हैं। और ये जो सेकंड टॉप वेरिएंट है ना, मुझे एक्चुअली में ज्यादा पसंद आ रहा है 2 स्क्रीन की वजह से भी। और दूसरी बात ये भी है कि इसके अंदर ड्राइवर का जो कॉकपिट है ना, उसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर ये 2 स्मॉल पार्टीशंस दे रखे हैं जो कि इसे बेटर लुक देते हैं, और इसके अंदर HUD भी मिलती है। अजीब बात है ना, टॉप में नहीं मिल रही, इसमें मिल रही है। अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि मुझे इसके इंटीरियर्स में कौन सी चीजें पसंद नहीं आई है। पहली चीज जो मुझे पसंद नहीं आई है और टाटा की किसी भी कार में पसंद नहीं आती है, वो है टच बेस कंट्रोल पैनल, जिसके अंदर आप ACA कंट्रोल और बाकी गाड़ी के कंट्रोल्स को ऑपरेट कर सकते हो। इस टाइप के टच बेस कंट्रोल पैनल्स में दिक्कत ये होती है कि आपको ड्राइविंग से नजर हटाकर इसको यूज करना पड़ता है। मेरी गाड़ी में भी टच बेस कंट्रोल पैनल ही मिलता है और आज तक भी मैं सड़क से नजर हटाए बिना इसको यूज नहीं कर पाया हूँ। ये डेफिनेटली एक बड़ा कारण बनता है डिस्ट्रैक्शन का। और जो टाटा की सियरा है उसमें तो कंट्रोल्स भी बहुत सारे दे रखे हैं इस टच पैनल के अंदर। यहाँ कंफ्यूजन और बढ़ेगी और आपको और ज्यादा टाइम लगेगा इसको ऑपरेट करने में। इस मामले में मुझे क्रेटा, एलिवेट और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियां काफी ज्यादा पसंद है। उनके अंदर आपको प्रॉपर बटन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो इसका स्टीयरिंग व्हील है उसमें भी आपको बटन इस टाइप के मिलते हैं, इंडिविजुअल बटन नहीं मिलते हैं, और एक बार के लिए इनको यूज करने में भी आपको सड़क से नजर हटानी पड़ती है। तीसरी चीज जो मुझे पसंद नहीं आ रही है वो है इसके मिरर कंट्रोल्स। यहाँ पर भी आपको स्टीयरिंग स्टाइल के बटन ही देखने को मिलते हैं, उन्हीं को रेप्लिकेट किया गया है यहाँ पर भी। और अगर आप डोर को यहाँ से पकड़कर खींचते हो तो ये बटन अपने आप दब जाता है और शीशा अपने आप बंद हो जाता है कभी कभार, और ये ना मुझे थोड़ा सा फ्लिमजी भी फील हो रहा है, तो यहाँ पर काम करने की जरूरत है डेफिनेटली। फ्लिमजी तो ना हो कम से कम। लास्टली हम बेस वेरिएंट के प्राइस की बात कर लेते हैं। टाटा ने कोशिश करी है कि बेस वेरिएंट के अंदर ही आपको ज्यादातर काम के और अपमार्केट फीचर्स दे दिए जाएं। इनमें कई फीचर्स ऐसे हैं जो यूजुअली आपको बाकी ब्रांड्स की गाड़ियों के बेस वेरिएंट में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि इनकी जो ये 1 पीस LED फ्रंट लाइट और टेल लाइट है आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलेगी, और इनकी जो बाय LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है ये भी आपको बेस वेरिएंट के अंदर ही देखने को मिलेंगी। यानी कि गाड़ी बेस वेरिएंट से ही आपको काफी अच्छी लुक देने वाली है। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिलेंगी आपको, आर्म रेस्ट जो है वो भी स्लाइडिंग वाला मिलेगा, और बेस वेरिएंट के अंदर आपको सनशीट्स भी मिलेंगे। बेस वेरिएंट के अंदर देखा नहीं है मैंने किसी को सनशीट देते हुए। ऐसे ही कई और भी फीचर्स हैं जो आप वीडियो रोककर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। तो ओवरऑल अगर देखो तो ज्यादातर मामलों में ये गाड़ी क्रेटा से बेटर लग रही है, लेकिन इंजन्स के मामले में क्रेटा को बीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्रेटा सिर्फ अपने फीचर्स की वजह से नहीं बिकती है बल्कि अपने अच्छे इंजन्स की वजह से भी बिकती है। बाकी इस गाड़ी का इंजन और सस्पेंशन वगैरह कैसा फील हो रहा है, गाड़ी ओवरऑल कैसी फील हो रही है, वो मैं आपको ड्राइव के टाइम पे बताता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट्स के अंदर ना सियरा को लेकर अपने विचार भी छोड़ो कि आपको इस गाड़ी के बारे में कौन सी बातें ज्यादा पसंद आई हैं और कौन सी नहीं। थैंक यू।